जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। हम लोगों ने जो साइंस की प्रैक्टिस सीरीज चलाई है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 20 होने वाला है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को आप लोगों ने देखना है और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करना है। बेटा क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कैसे नहीं लगे, ठीक है। ये जो सेशन है ये आर्मी के लिए भी है, नेवी में SSR के लिए भी है। मतलब जहाँ जहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है इस सेशन का। द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोला जाता है एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी पूछे तो बिल्कुल आपको किसको लिख के आना है? विलियम हार्वे को। बिल्कुल आप एक पॉइंट याद रख रही है कि विलियम हार्वे कौन है? विलियम हार्वे फादर ऑफ एंजियोलॉजी माने जाते हैं। तो एक चीज़ अपन इसको खत्म करते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय के विशेषज्ञ या हृदय की स्टडी को बोला जाता है, हार्ट की स्टडी को। हेमेटोलॉजी रक्त की स्टडी को बोला जाता है। और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की स्टडी को कहा जाता है। किसकी स्टडी को? हड्डियों की या अस्थियों की स्टडी को। तो कुल मिला के चारों ऑप्शन पे अपन ने बात कर ली। सर किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ डबल मेम्ब्रेन सैक नन एज द प्रोटेक्ट द ह्यूमन हार्ट। लिखा है एक दोहरी झिल्ली वाली थैली जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, मानव हृदय की रक्षा करती है। मानव हृदय की चारों तरफ की लेयर को देखो। प्लूरा तो फेफड़ों की लेयर है। प्लूरा किसकी लेयर है? फेफड़ों की लेयर है। तो ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए मेरे भाई। पूरा हो नहीं सकता, एपिकार्डियम हो नहीं सकता बेटा, पेरिकार्डियम। कौन सा? पेरिकार्डियम। अगर आपसे पूछता है कि हार्ट के अंदर कौन कौन सी चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, एक पेरिकार्डियम होता है, एक मायोकार्डियम होता है, एक एंडोकार्डियम होता है। तो कार्डिया शब्द रिलेटेड किससे? हार्ट से रिलेटेड है। तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। हाँ, कभी कभी ये जरूर पूछा जा सकता है कि फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है। बिल्कुल आप प्लूरा लिख के आओगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी धमनी बताइए। हमारे बॉडी निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? देखो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? अरोटा होती है, महाधमनी होती है। अच्छा, इसी का एक और नाम है, कभी कभी इसको ना सिस्टमिक आर्टरी भी बोल देते हैं। सिस्टमिक आर्टरी भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है दैहिक धमनी। क्या कहा जाता है? दैहिक धमनी कहा जाता है। तो मेरे बच्चा बिल्कुल आपको याद रखना है कि सर दैहिक धमनी क्या है? एरोटा यानी कि महाधमनी है। सर सबसे बड़ी सिरा पूछ ले अगर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सिरा यानी कि वेंस कौन सी होती है? बिल्कुल आप याद रखोगे वेने कावा। कैसे याद रखोगे? वेने कावा। हिंदी में महासिरा बोला जाता है। तो सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी और सबसे बड़ी सिराएं होती हैं महासिराएं होती है। क्लियर है? और दोनों की दोनों हार्ट में होती हैं, दोनों को दोनों हमारे हृदय में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के बारे में सत्य है? अब देखो पहला है हार्ट सर्कुलेट ब्लड। जो हृदय होता है यही हमारा क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। मतलब रक्त का जो संचार होता है वो किसके माध्यम से होता है? हार्ट के माध्यम से होता है। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि हमारा हार्ट करता है पंपिंग, और पंपिंग के कारण बीपी क्रिएट होगा तो ब्लड ऊपर नीचे जाएगा कि नहीं? तो बेटा यही तो कराएगा, सर्कुलेट कराएगा। दूसरा क्या है? हार्ट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ब्लड। बेटा ये बिल्कुल नहीं है। वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम तो हीमोग्लोबिन का होता है, तो ये तो गलत है। आगे हार्ट प्योरीफाई द ब्लड। प्योरीफाई करने का काम तो किडनी का होता है। किसका होगा? किडनी का होगा, तो ये भी गलत है। अगला हार्ट सेपरेट एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये भी किडनी का होता है। ये भी काम किसका होता है? किडनी का होता है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये 3 गलत है। तो हमारे हार्ट का काम क्या होता है? बीपी क्रिएट करना, और उस बीपी के कारण जो हमारा खून होता है वो पंप होता है, और पंप होने के कारण सर्कुलेट होता है। सिंपल सी चीज़ थी। अगला क्वेश्चन देखो, द सोरनेस इज कर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। दही में खट्टापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, लैक्टिक एसिड। चाहे आपसे पूछे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड बेटा नींबू में पाया जाता है। एसिटिक विनेगर छोड़ दो। मैलिक एसिड सेब में। किस में? सेब में। बिल्कुल ये सिंपल से पॉइंट होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको लगता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नहीं। आपको देखो पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड कहाँ पर हमारी मांसपेशियों में जम जाता है, तो कभी कभी मांसपेशियाँ स्पाज्म हो जाती हैं, यानी जिनके कारण थकावट आती है। आपसे पूछ ले दही में कौन सा एसिड होता है? तो भी लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो भी लैक्टिक एसिड। चाय में होता है टैनिक एसिड। यूरिन में होता है यूरिक एसिड। ये सारे याद रख लो आप। अगला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ द अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पाचन तंत्र के कौन से भाग में HCl बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। बताइए भाई HCl कहाँ बनता था गुरुजी? हमारे स्टमक में बनता था। कहाँ पर बनता था? स्टमक में। और HCl का काम क्या होता है भैया? सबसे पहले तो HCl क्या करता है? सुनो ध्यान से, हमारे जितने भी पेट में इनएक्टिव एंजाइम है अक्रिय अवस्था में, उसको सक्रिय अवस्था में करना। मतलब एक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करना, ये बात ध्यान रखना। दूसरा,
अगर HCl बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है एसिडिटी, जिसको हम लोग जनरली तौर पे अम्लीयता बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्त? अम्लीयता। और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटा एसिड खाते हैं। क्या खाते हैं? एंटा एसिड खाते हैं या घोल के पी जाते हैं। इसी को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकली फॉर्मूला होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH मान 10.5 से ज़्यादा होता है। इसका pH मान 10.5 से कैसा होगा मेरे भाई? ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सही है। तो कहाँ पर बनेगा HCl? हमारे पेट में। सर HCl अगर ज़्यादा हो जाए तो एसिडिटी, एसिडिटी को दूर करने के लिए आप इनो वगैरह पीते हो ना, उसमें एंटा एसिड है यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका केमिकल फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। बेटा जहाँ पर भी तुमको पैकेजिंग लिखा मिले ना, पूरे साइंस में तुमको पैकेजिंग अगर शब्द समझ में आ रहा है और सेल से रिलेटेड है तो बिना सोचे समझे आपको गोल्जी बॉडी लगा देना। देखो रेस्पायरेशन शब्द, अगर श्वसन शब्द जुड़ा हुआ है तो किससे रिलेटेड है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया से। श्वसन शब्द किससे रिलेटेड है? माइटोकॉन्ड्रिया से। प्रोटीन शब्द किससे रिलेटेड होता है तो आपको बताना राइबोसोम से। सर सोसाइटल बैग किससे रिलेटेड होता है? लाइसोसोम से होता है। सर प्लास्टिड तो कलर देने का काम करता है प्लांट में और फोटोसिंथेसिस भी कराता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है और कभी कभी ये प्रोटीन और लिपिड्स और स्टेरॉइड को भी सिंथेसिस कराता है। तो भाई ये आपने पढ़ लिया सारा का सारा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ल्यूकोपेनिया इज एन एबनॉर्मल। ल्यूकोपेनिया है क्या एक्चुअली में? देखो हमारे बॉडी में अगर WBC बढ़ जाए बेटा तो एक बीमारी होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसी को अपन लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसको अपन लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत है? ब्लड कैंसर यानी कि रक्त का कैंसर, रक्त का कैंसर, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, WBC कम हो गई, हमने WB की लाइफ स्पेन और इसकी क्वांटिटी लिखवाया था, और अगर WBC कम हो गई तो ये बीमारी हो जाती है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया इट मीन्स रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई, और ये कब होता है? डिक्रीज इन WBC, वाइट ब्लड कार्पस्कल या वाइट ब्लड सेल्स। तो जब WBC कम हो जाए तो ये बीमारी होती है ल्यूकोपेनिया, और जब ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। अगला देखो, बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमनली पाई जाती है? सर कैल्शियम है, विटामिन ए है, आयरन है और विटामिन B12 है। देखो ध्यान से सुनो बेटा, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन है ये तो प्रोटीन है। हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, मतलब इसमें लोहा कंपलसरी है। और वहाँ पर भी देखो मायोग्लोबिन में भी ये भी पिगमेंट है। तो दोनों के अंदर जो कॉमनली है वो कौन है मेरे भाई? आयरन, यानी कि ठीक लोहा है। क्लियर है ना? ये जरूर याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन हमारे खून को लाल रंग देता है और मायोग्लोबिन हमारे मांसपेशियों को, हमारी मसल्स को, हमारे मांस को लाल रंग देने का काम करता है। अगला आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन देखो क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में हैं बट किसी काम के नहीं हैं, उनको कहा जाता है अवशेषी अंग। अवशोषी नहीं, अवशेषी अंग। तो बताइए कौन सा? किडनी तो बेटा बहुत काम की है, हार्ट के बिना तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते हो, फेफड़ों के बिना नहीं रह सकते हो। क्या बचा था? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से वेस्टिजियल ऑर्गन में काउंट किया जाता है। और कौन से हैं? सर विजडम टूथ भी है, अक्ल की दाढ़ भी है। विजडम टूथ हिंदी में बोला जाता है अक्ल की दाढ़। क्या बोला जाएगा? अक्ल की दाढ़। तो अक्ल की जो दाढ़ होती है वो भी मेरे भाई क्या होता है? विजडम टूथ होता है। जो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं उनको भी कभी कभी काउंट कर लेते हैं। हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो अपर इंसीजर में, ऊपरी कृंतक दांतों में गिने जाते हैं और वो भी किसी काम के नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपेंडिक्स जो है बॉडी में है तो बट किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट, जानवरों में काम की है भाई। अगला आ जाओ, इनमें से किसके कारण डेंगू होता है? डेंगू का ना वेक्टर आपसे पूछा गया है कि भाई डेंगू फैलेगा किससे? देखो फीमेल मच्छर से होता है, तो मेल वाले तो ऑप्शन वैसे ही खत्म करो। एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से तो मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। तो ये वैसे ही गलत कर दो, तो ये मलेरिया वाला है। तो फिर हमारे सामने एक ही बचा है डेंगू का। कौन सा बता है? फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, जिसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, जिसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं।
अगला देखो, विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में किस प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स मतलब 3 टाइप की लिखवाई थी। ऐसी मांसपेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उनको बोला जाता है स्केलेटल यानी कंकाल पेशियां या ऐच्छिक पेशियां। ऐसी मांसपेशियां जहां पर हड्डियां नहीं होती हैं उनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री, या तो चिकनी मांसपेशियां या बेटे अनैच्छिक। तो एक बात बताओ, आपके पाचन तंत्र में जितने भी ऑर्गन आते, क्या वहाँ हड्डियाँ थी? बिल्कुल नहीं थी। सर यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, स्मूथ मसल्स होती हैं। क्या होती है स्मूथ मसल्स? जैसे पेट है, पेट में हड्डियाँ नहीं है, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, ये ईसोफेगस पाइप, यहाँ पर हड्डियाँ नहीं है तो मेरे भाई वहाँ पर तो स्मूथ मसल्स होंगी, चिकनी मांसपेशियाँ, या इन्हीं का नाम होता है भैया इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। अब पेट आपकी इच्छा के अनुसार काम थोड़ी करता है कि जब आपने बोला कि पचा दो तो पचा दो, जब नहीं बोला तो नहीं पचाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि का मतलब क्या है? देखो समझो, मुलायम हड्डियां, ये वाली, ये उपास्थि मुलायम हड्डियां आपसे पूछा गया कि कौन सी हैं। तो भैया जीभ में तो बिल्कुल हड्डियां नहीं हैं, होंठ में बिल्कुल नहीं है, सर फिंगर, जो फिंगर नेल्स हैं तो नेल्स बिल्कुल नहीं लिखना है, नोज़ में। अभी मैंने आपको इशारा भी कर रहा था, आप बिल्कुल समझ सकते थे कि हमारे नोज़ में ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं ना, इनको बोला जाता है कार्टिलेज। क्या बोलेगा? कार्टिलेज बोला जाएगा इनको। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी बताइए। सर ये बताओ, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है? नहीं सर। कहाँ पर होती है? थाई में होती है। सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछे तो भी फीमर, सबसे छोटी पूछे तो कान में स्टेपीज, सबसे मजबूत पूछे तो निचला वाला जबड़ा मैंडिबल जिसको कहा जाता है। भैया आपसे फ्लैट बोन पूछे, चपटी हड्डियाँ, तो खोपड़ी और सीने की रिबकेज। भी आकार की पूछे तो स्टर्नम होती है, सी आकार की पूछे तो हायोड होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं यार। अगला देखो, हाउ मेनी चेम्बर्स डज अ ममल्स हार्ट हैव, ममल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर, हृदय के अंदर कितने चेम्बर होते, कोष्ठ होते? बेटा 4 होते हैं। हम लोग ममल्स ही तो हैं, हम लोग स्तनधारी ही तो, हमारे अंदर 2 आलिंद, 2 निलय, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल हैं। लेकिन रेप्टाइल्स का पूछे कि सर रेप्टाइल्स के अंदर कितने होते हैं? सर 3। कितने होते हैं? 3। ध्यान से सुनिएगा, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, और जो एम्फीबियन होते हैं, पानी में भी रह सकते हो, पानी से बाहर भी रह सकते हो, उनमें भी कितने होते हैं? 3। हाँ, एब्सेक्शन केस को अगर छोड़ दें तो कुछ अपवाद हैं जिनके 4 होते हैं, अदरवाइज 3 ही होते हैं। मछलियों में सबसे कम मछली में होते हैं 2, मछली में सबसे कम चेम्बर होते हैं 2, और सबसे ज़्यादा होते हैं कॉकरोच में, जिसको अपन बोलते हैं सर 13। अगर 13 ऑप्शन में नहीं हो तो 14 भी लगा देते हैं अपन। क्या लगा देते हैं? कॉकरोच। तो भाई ये बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा कॉकरोच में, सबसे कम मछली में। ह्यूमन में पूछे या मैमल्स में पूछे तो 4 होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, पुटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन पॉन्ड्स एंड वेल हेल्प द कंट्रोलिंग मॉस्किटो, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? सुनो, आपके पास ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तालाबों में ऐसा किन चीज़ों का पालन करवा दिया जाए कि भैया मच्छर के अंडे ना पनप पाएँ, क्योंकि जहाँ पर पानी भरा होता है वहाँ अंडे पनपते हैं, अंडे पनपेंगे तो मच्छर आएंगे, और मच्छर आएंगे तो उनको, मच्छर को खाने के लिए एक मछली होती है गैम्बूसिया फिश। ये क्या करती है कि जो भी इसको लार्वी बोरस भी कहा जाता है, लार्वी बोरस। देखो एक्चुअली में समझो मेरी बात को, मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपके घर के बगल में स्टैंडिंग वाटर है, रुका हुआ पानी है, कुआं है, तालाब है, जो भी हो, उसमें लगातार मच्छर इसलिए पनप रहे हैं क्योंकि उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर मच्छरों के अंडे हैं। अंडा से पे क्या बनेगा? लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट बनेगा। तो ये क्या काम करेगी? ये मछली ही अंडों को खा जाएगी। अंडों से अगर निकले भी हैं बच्चे तो बच्चों को बोला जाता है लार्वा, तो वो लार्वा को भी खा जाती है। तो जब उसके बच्चे नहीं होंगे तो बड़े मच्छर कहाँ से होंगे? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको मच्छरों से निजात पाना है और अपने आसपास स्टैंडिंग वाटर में कुछ करना है तो गैम्बूसिया मछली को पालन करवा दो। अगला देखो 17 क्वेश्चन, विच आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी रक्त वाहिका क्या है? बेटा अभी तो पूछा था, सबसे बड़ी धमनी तो महाधमनी, सबसे बड़ी आपका कौन सी रक्त वाहिका? तो भी आपको एरोटा के नाम से ही लिखना है। अच्छा, सारी की सारी धमनियाँ शुद्ध खून बहाती हैं, लेकिन पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून बहाती है, ये अपवाद है बेटा। ये क्या है? अपवाद है, ये ध्यान से सुन लेना, ये क्या है? अपवाद है, सही है। अगला, अच्छा 17, ओहो 3 क्वेश्चन कम पड़ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना था मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये था 20 वाला, मतलब लगातार 1 से लेकर 20 तक अपन ने की है। अब अपन सोच रहे हैं कि अगले जो प्रैक्टिस सेट हों वो केमिस्ट्री के अलग से रखें, बायोलॉजी के अलग से रखें, फिजिक्स के अलग से रखें और रीजनिंग के अलग से रखें। तो भैया क्या है इस पर आपका विचार? बिल्कुल आपको कमेंट करके ज़रूर बताना क्या सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रखे जाएँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।